वेलकम बैक। आज उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट कमाया होगा। मार्केट ऑल टाइम हाई है। कंग्रेचुलेशंस इंडिया। कारण यह है कि इलेक्शंस का एग्ज़िट पोल आया और इलेक्शन का परिणाम ऑलमोस्ट वही है 2024 का, जो एंटिसिपेटेड था, नज़र आ रहा था कई सालों से, पिछले कई महीनों से नज़र आ रहा था। कल फाइनल परिणाम आएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो भारत के यूथ को समझनी पड़ेगी, भारत के पिछली जनरेशन को समझनी पड़ेगी। जो भी इस समय भारत के अंदर रह रहे हैं, समझदार हैं, बच्चों को छोड़ दीजिए, उनको ये समझना पड़ेगा कि आज तक हमने जॉब को ग्लोरीफाई किया। आने वाला टाइम इंडिया में बिज़नेस को ग्लोरीफाई करने का टाइम होगा। अगर आप इस दौड़ में आप पीछे रह जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप नौकरियां छोड़ के व्यापार की तरफ आइए। कहने का मतलब ये है कि आपका अल्टीमेट गोल बिज़नेस होना चाहिए। हर आदमी बिज़नेस कर सकता है। पहले भी बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब मुझे इस एक माउस के बदले 5 पेन दे दो, या मैं 10 पेन के बदले एक ग्लास ले लूँ, या किंडल ले लूँ 100,000 पेन के बदले। ये बार्टर सिस्टम होता था। पैसा इंट्रोड्यूस किया गया। पैसा हाथ बदलता है। एट द एंड ऑफ द डे बिजनेसेस रन दिस वर्ल्ड एंड इकोनॉमी। भारत तैयार है बिज़नेस की स्ट्रैटेजी के लिए। भारत तैयार है बिज़नेस में नेट जॉब प्रोवाइडर, नेट एक्सपोर्टर बनने के लिए। आप भी इस रेस में शामिल होइए। भारत तरक्की करेगा, आप तरक्की करेंगे। ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद आपको लेक्चर देना नहीं है। ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद है कि मैं उन लोगों के साथ कुछ बातें शेयर कर पाऊँ जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनकी फैमिलीज़ में बिज़नेस का एक्सपोजर है, जो ऑलरेडी बिज़नेस रन कर रहे हैं। उनको ये वीडियो कुछ सिखा नहीं पाएगा, क्योंकि दे ऑलरेडी नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर मेरी तरह कोई जॉब वाला बंदा है जो बिज़नेस को ग्लैमराइज़ करते हैं, बिज़नेस को एम्ब्रेस करते हैं, तो इस वीडियो से आपको कुछ चीज़ें सीखने को ज़रूर मिलेगी। एंड तक रहिएगा। बिज़नेस बेसिकली इंडिया में 3 तरह का हो सकता है। मैं इस वीडियो में छोटे लेवल की स्टार्ट की बात करूँगा। स्केल अपने आप बढ़ जाता है। स्टार्टअप्स और ट्रेडिशनल बिज़नेस का डिफरेंस यही होता है। एक छोटा बिज़नेस, स्मॉल बिज़नेस, MSME का बिज़नेस छोटा होता है, उसमें पैसा कम लगता है, पैसा आपका होता है। इमीडिएट प्रॉफिट और इमीडिएट रिटर्न्स की उद्देश्य से बिज़नेस बनाया जाता है। स्टार्टअप्स का मतलब होता है इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करना। स्टार्टअप का मतलब होता है ऑलरेडी वेल सेटल्ड प्लेयर्स को हटाकर एक नया मोनोपोली स्थापित करना। जब सारे प्लेयर्स ख़त्म हो जाए, जब सारे प्लेयर्स का पैसा ख़त्म हो जाए, तब आप अपने कस्टमर से अपने मनमाफिक पैसा स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल जियो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं इसमें स्मॉल बिज़नेस की बात कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य स्टार्टअप नहीं है। ऑफकोर्स आप में से कुछ लोग स्टार्टअप करना चाहेंगे, एंड आई एम वेरी श्योर कि कुछ लोग स्टार्टअप करेंगे। जो कंपनियां 2070, 2080, 2090 के साल में भारत को चला रही होंगी, दुनिया को चला रही होंगी, वो कंपनियां अभी बनी ही नहीं। वो कंपनियां अभी बननी बाकी है। हेल्थ केयर पे काम होगा, उड़ने वाली कार बनेगी, कैंसर का इलाज ढूंढा जाएगा। कई ऐसी चीज़ें होंगी जो आने वाले समय में इंसानियत को देखनी है। जो चीज़ें 1970 में नहीं थी, 2020 में है। 1970 में वो कोई भी कंपनी नहीं थी जो आज दुनिया को रन कर रही है। मसलन एनवीडिया, मसलन माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, आइकिया। ये सारी कंपनियां 1970 के ज़माने में नहीं थी। 60 में नहीं होंगी, हो सकता है 70 में होंगी हो, लेकिन एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के बाद ये कंपनियां बनी। और यही आने वाले बिज़नेस जो अभी स्थापित होंगे मेरे इस वीडियो बनाने के बाद, नॉट बिकॉज ऑफ माई वीडियो बट आफ्टर माई वीडियो, वो दुनिया रन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी कोई कंपनी आपकी भी हो सकती है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ट्रेडिंग, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग। ये बेसिकली 3 चीज़ें हैं भारत के अंदर बिज़नेस की। मैं भारत की बात करूँगा। ट्रेडिंग, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, सिंपल बात करेंगे। ट्रेडिंग मीन्स किसी चीज़ को खरीद के सामने कुछ प्रॉफिट पर बेच देना। अगर आप एक चीज़ 10 रुपये में खरीद कर 11 रुपये में बेच रहे हैं, वो ट्रेडिंग है। मैंने ये पेन होलसेल मार्केट से 100 पेन लिए 5 रुपये के हिसाब से। मैं एक ऐसी जगह गया जहाँ पर ऐसी दुकान नहीं थी जहाँ पर ये पेन मिलता था। मैंने वो पेन 6 रुपये में बेच दिया, 11 रुपये में बेच दिया। 1 रुपये पर पेन का मुझे प्रॉफिट हुआ, यानी 100 पेन बेचने पर मुझे 100 रुपया मिला। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये आता है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ट्रेडिंग करके पैसा कमाया जा सकता है? हाँ, ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ट्रेडिंग करके पैसा कमाया जा सकता है। आपको रिसर्च करना है। आप किस चीज़ को बेचने में या ट्रेड करने में या बेचने में सफलता पालेंगे, आप किस चीज़ को लेकर एंथुजियास्टिकली बेच पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग किंडल बेचते हैं, कुछ लोग किंडल के अंदर बिकने वाली ई बुक्स बेचते हैं, कुछ लोग पेन बेचते हैं। बेचने वाले अलग अलग, खरीदने वाले अलग अलग, लेकिन ये दुनिया कॉम्प्रहेंसिव है। इस दुनिया की खासियत ये, इस धरती की खासियत ये कॉम्प्रहेंसिव है। सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है।
अगर पैन बन रहा है तो उसका ख़रीदार भी अवेलेबल है। आप खरीदिए, बेचिए, एटलीस्ट पहले मार्केट सर्च कीजिए। अब कुछ प्रॉब्लम्स आपको ट्रेडिंग के अंदर आएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस करता हूँ। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप पाएंगे और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम्स आएंगी कि आप खरीदें कहाँ से, फिर प्रॉब्लम आएगी कि आप बेचें कहाँ, तीसरी प्रॉब्लम आएगी कि पैसा आपके हाथ में आ जाए, और चौथी प्रॉब्लम आप इस व्यापार को बड़ा कैसे करें। पहली प्रॉब्लम, खरीदें कहाँ से। अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉफिट कमाना है तो एक बेसिक रूल ये है कि जिस चीज़ को बनाने वाले से लेके एंड यूज़र तक के बीच में जितने हाथ जुड़ेंगे प्रॉफिट उतना शेयर होता जाएगा। ये पेन किसी ने दिल्ली में बनाया, मैं जयपुर का, मैंने ये पेन दिल्ली से इंपोर्ट किया, ख़रीदा, फिर उसके बाद मैं जयपुर से 60 किलोमीटर दूर ग्रामीण इलाके में जाके बेचता हूँ। दिल्ली में बनाना वाला मैं, मिडिल मैन, और जिस गांव में मैं जाके दुकान वाले को बेच रहा हूँ वो तीसरा बंदा, और चौथा बंदा वो जो इस पेन से लिखेगा कॉपी पे, 6ठी क्लास का बच्चा, 7वीं क्लास का बच्चा। मैन्युफैक्चरर और दुकान वाले बच्चे के बीच में दो लोग हो गए, मैं और दुकान वाला। फैक्ट्री से बनने वाले माल के ऊपर मेरा और दुकान वाले का प्रॉफिट हो गया। तो अगर यही दुकान वाला डायरेक्ट फैक्ट्री वाले से खरीद ले, मैन्युफैक्चरर से खरीद ले, तो उसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ होगा। ट्रेडिंग में प्रॉफिट आपको मैक्सिमाइज तब मिलेगा जब आप फर्स्ट प्रोडक्टर मतलब प्रोडक्शन करने वाले से खरीदें, मैन्युफैक्चरर से खरीद लें। अब आप सोचेंगे कि आप 100 पेन के लिए किसी मैन्युफैक्चरर के पास कैसे पहुंचेंगे। डेफिनेटली आप 100 पेन के लिए मैन्युफैक्चरर के पास पहुंच सकते हैं। आज से 20 साल पहले शायद संभव नहीं था, लेकिन आज है। देयर आर B2B मार्केट सेगमेंट्स, B2B मार्केट के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है ऑनलाइन पर, जहां पर आप सामान डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया मार्ट। निश्चित तौर पे एक फैक्ट्री 100 पेन आपको नहीं बेचेगी, कुछ मिनिमम कमिटमेंट, कुछ मिनिमम क्वांटिटी आपको ऑर्डर करनी पड़ सकती है, लेकिन आप मैन्युफैक्चरर से खरीद सकते हैं। प्रॉफिट आपका गारंटीड है। प्रॉफिट मार्जिन कितना रखा जाना चाहिए? प्रॉफिट मार्जिन उतना रखा जाना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हों, और उसके साथ ये खर्चा निकल जाए कि आप उस प्रॉफिट को घर ले जाएं अपने बैंक में अंदर। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो पाएंगे कि ट्रेडिंग के अंदर 4-5 चीज़ें ऐसी है जिनका ध्यान रखने पर आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने से ज़्यादा आप प्रॉफिट मैन्युफैक्चर करने में कमा सकते हैं, सर्विसेज में कमा सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग में भी पैसा है। 2-4 चीज़ें ये हैं कि मैन्युफैक्चरर से सीधा खरीदना है, स्टार्ट स्मॉल, छोटा स्टार्टिंग करना है, बहुत ज़्यादा रातों रात स्टार्ट नहीं करना है, मतलब अरबों वाला इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए आपको कुछ भी करने के लिए। आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि आप बेच सकते हैं, किस चीज़ का मार्केट है, किस चीज़ में कम प्लेयर्स हैं अभी भी। इसे कहते हैं फाइंडिंग नीशे, अपने सेगमेंट को ढूंढना। जितना पिन पॉइंटेड और क्रिस्प नीशे होगा उतना ज़्यादा अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। एक इंग्लिश में कहावत है, फेक इट टिल यू मेक इट। जो गलती मैंने अपने स्टार्टअप टाइम में की उसमें फिर कभी जाएंगे, वो गलती आज बहुत यूथ कर रहा है, बहुत सारे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं। फेक इट टिल यू मेक इट। इन्फ्लुएंसर्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि इन्फ्लुएंसर एक समय के बाद अपनी अर्निंग शेयर करते हैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, बताते हैं कि मुझे यूट्यूब से कितना मिलता है। फिर उसके बाद महंगे यॉट पे जाना, लग्जरी क्लास, फर्स्ट क्लास के अंदर ट्रैवल करना, एमिरेट्स दिखाना, महंगी शॉपिंग करना, ये चीज़ें शो ऑफ करते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि दे वांट टू शो इट ऑफ, दे आर फॉलोइंग अ स्ट्रेटजी दैट इज़ कॉल्ड फेक इट टिल यू मेक इट। इंग्लिश में तो यही होता है, फेक इट टिल यू मेक इट। हिंदी में इसका ये मतलब होता है कि जब तक आप अचीव ना कर लो तब तक आप शो ऑफ करो, जब तक आप रियल में उस चीज़ को ओन नहीं करते तब तक आप शो करो कि आप ओन करते हो। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करनी है, ये स्ट्रेटजी बैकफायर करेगी। शायद इन्फ्लुएंसर्स के लिए चीज़ ठीक है, लेकिन अगर आप एक जनरेशनल वेल्थ के लिए बिज़नेस बनाना चाहते हैं तो ये आपके काम की चीज़ नहीं है। प्लीज़ डोंट फेक इट टिल यू मेक इट। अपने पैसे के साथ बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव आपको रहना है। ट्रस्ट कीजिए लोगों पर जहाँ से ख़रीद रहे हैं, जिसको बेच रहे हैं, लेकिन वेरीफाई कीजिए। पैसा चीज़ ऐसी है जिसमें आप जितना ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल होकर चलेंगे उतना अचीव कर पाएंगे। डोंट डू बिज़नेस इन रिलेशंस, ये तो गोल्डन रूल है। ये ट्रेडिंग का ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग का नहीं, सर्विस का ही नहीं, ये तो बिज़नेस का ही रूल है कि अपने रिलेशन में कभी आप व्यापार मत करना। अब आप बोलेंगे कि कभी व्यापार हो सकता है बिज़नेस रिलेशंस के अंदर, नेचुरली व्यापार होगा, रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आप वो चीज़ बेच रहे हैं जो पॉसिबली आपके रिलेटिव्स भी खरीदते हैं, फिर आप वहाँ व्यापार मत कीजिए, आप दे दीजिए। या तो आप व्यापार मत कीजिए खुला बोल के, साफ बोल के, और या फिर आप दे दीजिए, बदले में पैसे की उम्मीद मत करना। सो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट। नेक्स्ट, सर्विसेज, दैट्स ऑल अबाउट ट्रेडिंग। पॉइंट वाइज चीज़ें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सर्विस सेगमेंट की बात करता हूँ।
सर्विस के लिए सबसे गोल्डन रूल है लर्न अ स्किल। अगर आप सीए हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, तो आप अपनी स्किल को ही बेस बना के एक ऑफिस स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, आपके पास कस्टमर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। इस चीज़ में, इस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ बिजनेस में आपको 2-4 चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। पहली तो ये कि अगर कोई आपको 5 रुपया दे रहा है तो आप उसको 6 रुपये का काम करके देना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलो कि छोटा सा कस्टमर है, 5 रुपये के लिए मैं क्या काम करके दूँ, 5 रुपये में इतना ही मिलेगा, 10 रुपये में इतना ही मिलेगा। वो 10 रुपया ही कभी 1 लाख बनता है, वही 1 लाख कभी 10 लाख बनता है, और वही 10 लाख कभी 1 करोड़ बनता है। ट्रस्ट कीजिए, ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल बिजनेस यही होता है। तो आप अगर 5 रुपये किसी से लो तो उसे प्लीज़ 6 रुपये का काम करके देना। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है। इसके बाद अब आप कहेंगे कि अगर हम सीए नहीं हैं, लॉयर नहीं हैं, डॉक्टर नहीं है, टीचर नहीं है, तो फिर क्या करें। कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो मेन स्ट्रीम में जिनकी डिग्रियां नहीं होती। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो उनकी डिग्रियां होती हैं, उनके कोर्सेज भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो काम इंडिया में बिना डिग्री के भी होता है। फॉर एग्जांपल हेयर ड्रेसर। आप किसी भी नाई की दुकान पे जाके, बाल कटिंग करने वाले की दुकान पे जाके पूछो उसने कहाँ से सीखा, तो वो बोलेगा मेरे भाई के यहाँ काम किया, मेरे चाचा का लड़का रहता था शहर में, मैं तो गाँव से आया, उन्होंने 15 दिन काम किया, खुद के काटे, खुद उसने कटवा लिए, मतलब हेयर कट। तो दे लर्न थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। वेस्ट में इस चीज़ की प्रैक्टिकल क्लासेस होती है, आर्ट क्लासेस की तरह। इंडिया में यू कैन लर्न एनी स्किल। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीए, लॉयर, डॉक्टर, टीचर यही काम है। प्लम्बर इज़ ए स्किल, इलेक्ट्रिशियन इज़ ए स्किल, हेयर ड्रेसिंग इज़ ए स्किल, AC रिपेयरिंग इज़ ए स्किल, कारपेंटर इज़ ए स्किल, कंसल्टेंसी इज़ ए स्किल, बैठ के लोगों की बात सुनना इज़ ए स्किल। सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्किल। स्किल अल्टीमेटली सर्विस सेक्टर में जाती है, ठीक है। इसके साथ ही सर्विस सेक्टर में चले जाते हैं। सर्विस में यू डोंट सेल और बाय स्टफ़, मटेरियल चीज़ें आप टच नहीं करते हैं। या तो आप कुछ बना देते हैं कारपेंटर की तरह, या आप कुछ गाइडेंस दे देते हैं लॉयर की तरह। सो ये एक सर्विस सेक्टर होता है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, अम्ब्रेला के अंडर बहुत सारी चीज़ें आती है सर्विस सेक्टर में। बट कहने का मतलब है यू गेट एन आइडिया कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसमें भी बेसिक कंसेप्ट, बेसिक स्किल वही है, स्टार्ट स्मॉल। सर्विस सेक्टर में आपको हमेशा छोटा स्टार्ट करना है। छोटा स्टार्ट का मतलब ये हुआ कि एक कमरे से ही स्टार्ट करना है, एक छोटे से ऑफिस से आपको स्टार्ट करना है। जैसे RTO में एजेंट होते हैं, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में एजेंट होते हैं, दैट्स अ सर्विस। अब इस काम को करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इस काम को करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई चीज़ सीखने में हर्ज नहीं है, ठीक है। अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं, आपके एम बड़े हैं, तो आप अगर किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप जीवन भर वही काम करेंगे। एक स्किल ज़रूर सीख लो काम करते हुए। नेचुरली कुछ लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं होगी कि अपने माता पिता से 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़ रुपए लेकर घर से निकल जाएं और बिज़नेस स्टार्ट कर लें, कि मैंने 4 इंजीनियरों की टीम लगा के एक बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। नेचुरली कुछ लोगों की ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। लाइफ बहुत लोगों के साथ अनफेयर होती है। बहुत लोग हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं, कुछ 8,000, 9,000 की नौकरी करने पर भी मजबूर होते हैं। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आप उस नौकरी को करते हुए एक स्किल सीखिए, और धीरे धीरे जो स्किल आप मार्केट के अंदर रह के सीखेंगे वो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं सिखा सकती। ये एक फैक्ट और सच्चाई है। MBA में आपको किताबी ज्ञान दे देते हैं, लेकिन वो MBA किसी ऐसे बंदे के लिए काम कर रहा है जिसने मार्केट का स्किल पहले लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि MBA यूज़लेस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डिग्री यूज़लेस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा ज्ञान मार्केट में है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ 8-9 हज़ार की नौकरी ही दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है। हर बंदे का रास्ता अलग हो सकता है, सीढ़ी अलग हो सकती है, मंजिल एक ही है। मंजिल ये है कि सक्सेसफुल होना, और सक्सेसफुल होने के डेफिनेशन अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन सर्विस सेक्टर में स्टार्ट स्मॉल। फर्स्ट एक एक्सपीरियंस ले लीजिए। इसके साथ जैसा मैंने कहा, डिलीवर मोर देन व्हाट यू गेट पेड फॉर। अगर कोई 6 रुपये दे रहा है तो आप उसको 7 रुपये का एटलीस्ट काम करके दो। डोंट ओवर कमिट। एक और चीज़ जो सर्विस सेक्टर में इंपॉर्टेंट है वो ये है कि नेवर ओवर कमिट, ऑलवेज अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर। तो आप बहुत आगे तक इस चीज़ में अचीवमेंट कर पाएंगे। ये एकदम प्रैक्टिकल डिस्कशन मैं आपके साथ कर रहा हूँ। एंड मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई ऑलरेडी बिजनेस में है, स्किल सीख चुका है, तो ये उसके काम का वीडियो नहीं है। प्लीज़ स्किप एंड वॉच समथिंग एल्स। लेकिन अगर आप मेरी तरह एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं एंड यू वांट टू एक्चुअली डू समथिंग फॉर दिस नेशन, फॉर दिस वर्ल्ड, और आप अपनी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को एक वाइब्रेंट लाइफ देना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए और इस सीरीज़ को देखिए, जिसमें मैं और भी वीडियोस अपलोड करूँगा आने वाले टाइम में।
तीसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग और सर्विस ख़त्म नहीं हुआ है, और भी मैं वीडियोस इंडिविजुअली स्किल वाइज इंडिविजुअली कि आपको किस स्किल में क्या चाहिए, किस स्किल के लिए आप कहाँ पहुँच सकते हैं, किस ट्रेडिंग बिजनेस के लिए आप कहाँ पर अप्रोच करें और कैसे सेटअप करें, मैं डिस्कशन करूँगा प्रैक्टिकली, बट ऊपर से आइडिया इस वीडियो में है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग। पर्सनली मुझे मैन्युफैक्चरिंग बहुत पसंद है, और जो भी बंदा फाइनेंस को समझता है, जो भी बंदा बिज़नेस को समझता है, वो समझता है कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ अल्टीमेट। मतलब मैन्युफैक्चरिंग ही इकोनॉमी चलाता है बेसिकली। आप 5,000 कमा सकते हैं, आप 10 लाख कमा सकते हैं, आप करोड़ कमा सकते हैं, 2 करोड़ कमा सकते हैं। सपोज़ आप ये माउस चाइना से मंगा के पूरे इंडिया में ट्रेड करते हैं, मतलब आप भारत के सबसे बड़े होलसेलर हैं ये वायरलेस माउस के, ये है इस माउस के आप सबसे बड़े ट्रेडर हैं भारत के अंदर। कोई करोड़ों माउस आप एक साल में बेच देते हैं, और सपोज़ 15-20 करोड़ आप कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई दुनिया में ऐसा आदमी है जो अपनी फैक्ट्री में इस माउस को बना रहा है, ठीक है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इस माउस को बना रहा है, और उस वजह से आप 15 करोड़ कमा रहे, तो सोचिए वो कितना कमा रहा है। और वही है अल्टीमेट चीज़। तो आप कहीं भी पहुँचे, अल्टीमेट आपका एम मैन्युफैक्चरिंग ही होना चाहिए। सो अगर बाकी 2 चीज़ों में आपका ध्यान नहीं हो, और अगर आप कंफर्टेबल हैं फाइनेंशियली, फैमिली का सपोर्ट है, बैंकिंग सपोर्ट है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बिना सोचे समझे आ ही जाइए। 2-4 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए इस चीज़ में। इंडियंस की गलती ये है कि मोटिवेट तो हो जाते हैं हम लोग, यूट्यूब पर बहुत बड़े बड़े लोग आपको ज्ञान भी दे देते हैं, आप फैक्ट्री की वीडियो देख के इंस्पायर्ड हो जाते हैं, सरकार की बातें सुन के CGT MSc PMEGP सब्सिडी, मुद्रा लोन, ये सारी चीज़ें सुन के एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन बेसिक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। 5वां गियर मारने से पहले फर्स्ट गियर मारना पड़ता है। 5वां गियर अगर एक्सपर्टीज़ है, 5वां गियर अगर कुर्सी पे यूँ करके बैठना है बॉस वाली कुर्सी पे, तो पहला जो गियर है वो ये है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस लो। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करके एक्सपीरियंस ले सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग में है, जिसकी फैक्ट्री है, यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लेस है, वहाँ पर आप 5-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन उसके साथ चाय पीकर उठते बैठते उस बिज़नेस को समझ सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सपीरियंस। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एटलीस्ट थोड़ा बहुत होना ही चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? इंडिया के अंदर लाल फीताशाही है, लेट्स बी ऑनेस्ट। इंडिया एक बहुत लंबे रास्ते पर आ गया है 2014 से, लेकिन 2024 में भी इंडिया में लाल फीताशाही है। अगर कोई अधिकारी आपको रोकना चाहेगा तो रोक देगा, ये बिल्कुल मैं आपको स्ट्रीट नॉलेज दे रहा हूँ। अगर कोई अधिकारी रोकना चाहेगा तो लाल फीताशाही में आप अटक जाओगे। सो उसके लिए अपना माइंड ओपन रखना है। सबसे पहले 3 बेसिक चीज़ें आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए। आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको लेबर चाहिए, और एक यूनिट चाहिए। मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आप अपना जो सामान है वो किसी को बेच लोगे, ये आपको श्योर है, तो उस चीज़ को हटा दें कि बेचना एंड यूज़र कंज्यूमर अगर रेडी है तो रॉ मटेरियल, लेबर और यूनिट चाहिए। यूनिट में वो तीनों चीज़ आ गई कि मशीन भी आ गया, बिजली भी आ गई, तेल पानी भी आ गया, जगह भी आ गई, सब कुछ आ गया, पैकिंग भी आ गई। अब ये है कि अब बनाएंगे क्या, किस जगह पे आप क्या बना सकते हैं। देखिए, भारत सरकार ने कुछ MSME क्लस्टर्स बनाए हैं। आप अगर बिज़नेस करो तो पूरा प्रॉपर करना, रिसर्च करके, और इन्फॉर्मेशन फ्री अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत डेडिकेटेडली अपना काम कर रहे हैं, फिर वो भले ही एक छोटा सा काउंसलर क्यों ना हो, फिर वो भले एक छोटा सा MLA क्यों ना हो, फिर वो भले ही एक छोटा सा बाबू क्यों ना हो, क्लर्क क्यों ना हो। इतना बड़ा देश चल रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी जगह पर अपना काम ईमानदारी से चला रहा है, कोई ना कोई ये कलम बिना पैसे लिए साइन कर रही है, तभी ये देश चल रहा है। सो इस सिस्टम पे होप मत लूज़ करिएगा, ठीक है। सो आप बनाएंगे क्या, ये आपको डिसाइड करना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सेलम नाम का एक शहर है तमिलनाडु में। सेलम में सेगो का काम होता है। सेगो का मतलब साबूदाना। सेलम में कपड़े का काम होता है, टेक्सटाइल का काम होता है। इसी तरह तिरुपुर में कपड़े का काम होता है। कोयम्बतूर को ईस्ट का वेनिस, मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर वो जगह थी जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, कपड़े बनाने की जो पावर लूम्स आई थी सबसे पहले, वहाँ से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। बेसिक, एकदम बेसिक चीज़। वहाँ पर जो ऑटोमेटिव पार्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी मंडी है कोयम्बतूर में। इसी तरह सूरत के अंदर एम्ब्रॉयडरी और यार्न, कपड़े का काम बहुत होता है। लुधियाना के अंदर वुलन का काम बहुत होता है। मुंबई के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो बड़ी पार्टियाँ सीधी मुंबई लैंड करके इंटरनेशनल डीलिंग्स होती हैं। जयपुर के अंदर
नगीनों का काम होता है प्लस टेक्सटाइल का काम होता है। दिल्ली के अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ बनता है, इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा बनता है दिल्ली के अंदर। भारत के अंदर जितने स्टेट हैं, जितने सिटीज़ हैं, सब के अंदर कुछ ना कुछ खूबी है, खासियत है, वहाँ पर कुछ ना कुछ बनाते हैं लोग। अगर आप भी उस चीज़ को समझते हैं तो आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जयपुर के अंदर कोई जैसे घड़ी बनाने का कारखाना नहीं होगा, या जयपुर के अंदर कोई डायरी नहीं बनाता होगा, या जयपुर के अंदर दवाइयाँ नहीं बनती होंगी। लेकिन हम सब जानते हैं हर दवाई के पैकेट के पीछे हिमाचल लिखा रहता है, बद्दी लिखा रहता है। वहाँ पर दवाइयाँ बनती है, ठंडी जगह, कंपनियों को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कुछ चीज़ों पर नहीं करने पड़ते। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग लोकेलिटी को आसपास देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस चीज़ की डिमांड होनी चाहिए आपके इर्द गिर्द, और जिस चीज़ की इंडस्ट्री आपके आसपास होती है। जैसे गुजरात में मोरबी नाम की जगह है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ, वहाँ पर टाइल बनता है। मोरबी है या कोई जगह है, वहाँ पर टाइल बनता है। तो टाइल बनाने के लिए क्या चाहिए? टाइल बनाने के लिए नेचुरली आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता होगा, मिट्टी चाहिए होती है, उसके लिए पेंट चाहिए होता होगा, उसके सांचे चाहिए होते होंगे। तो उस जब इंडस्ट्री बन रही है, फैक्ट्री बन रही है, इतनी बड़ी यूनिट बन रही है, क्लस्टर बन रहा है एक MSME उद्योग का, तो उन मशीनों, जो मशीनें टाइल बनाती हैं, उन मशीनों के अंदर लगने वाली स्प्रिंग, उन मशीनों के अंदर तलने वाला तेल, उन मशीनों को चलाने वाले कारीगर, उन मशीनों को मिलने वाली बिजली का पर्टिकुलर फेस, उन सब का भी वहाँ पर ध्यान रखा जाता है। इंडस्ट्री थ्राइविंग होती है, वो चीज़ें आपको बेसिक नहीं करनी पड़ती, समझ रहे हैं? अब मोरबी में जाके अगर आप बोलोगे मैं कपड़ा बनाऊंगा, कपड़ा बनाने के लिए पावर लूम चाहिए, पावर लूम के लिए पावर लूम चलाने की लेबर चाहिए, पावर लूम के रॉ मटेरियल्स चाहिए मशीन के लिए, या पावर लूम बेचने वाला ही कोई सप्लायर चाहिए, तो वो आपको नहीं मिलेगा। मतलब मिल भी जाएगा लेकिन आपको कहीं ना कहीं से कबाड़ना पड़ेगा। नेचुरली व्हाट कम्स नेचुरली इज़ दैट व्हाट यू डिसाइड। सो मैन्युफैक्चरिंग में भी अपने आसपास देखिए कि किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि प्रॉब्लम्स क्या आने वाली है। प्रॉब्लम ये आएगी कि आप रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, फैक्ट्री यूनिट मशीन कौन सी लगाएंगे, कहाँ से लाएंगे, कितने रुपए की लगेगी, आप अपना सामान बेचेंगे कैसे। उसके बाद मान लीजिए कि कोई ऐसा सामान है जो आप लंबी दूरी पर नहीं भेज सकते, या उसको भेजने के लिए कोई पर्टिकुलर मैकेनिज़्म चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बेंगलोर से सेलम के बीच एक जगह आती है कृष्णागिरी सेलम, धर्मपुरी, कृष्णागिरी, फिर होसूर, फिर बेंगलोर। तो आप इस रास्ते पर पाएंगे कृष्णागिरी के आसपास कि वहाँ से पवन चक्कियाँ आ रही होती, मतलब पवन चक्की जो बड़े बड़े पंखे नहीं होते, और पवन चक्की ऐसे नहीं आती कि एक साथ आती है, एक एक पंखा आता है पवन चक्की का, और एक एक पंखा बहुत बहुत बड़े बड़े ट्रक में आता है, और वो 10 की स्पीड, 20 की स्पीड, 30 तो खैर जाते ही नहीं होंगे, वो 10-15 की स्पीड पे आता है। और उस ट्रक के आगे एक जीप चलती है और पीछे एक जीप चलती है, ताकि वो ट्रैफिक को थोड़ा क्लियर कर लें। प्लस अगर कहीं टर्न है तो वो ट्रक जो है मेरे हिसाब से 32 चक्के का होता होगा या 40 चक्के, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैंने देखा है, बहुत ऑब्जर्व किया है मैंने उस जगह पर। वो पवन चक्की का जो एक बड़ा सेगमेंट है वो उस जगह पर बहुत आता दिखता है। क्यों? क्योंकि कोयम्बतूर से अगर आगे जाते हैं तो तेनी नाम का डिस्ट्रिक्ट आता है, ठीक है, वहाँ पर पवन चक्की के फार्म हैं। और आप डीप साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ लगी हुई हैं, मतलब जहाँ तक नज़र जाएगी, सुजलॉन के और भी कई कंपनियाँ हैं, वहाँ के पवन चक्कियों के फार्म लगे हुए हैं, कोई दूर तक फार्म लगे हुए हैं पवन चक्कियों के। दैट मीन्स उस जगह पर पूरा एक इंडस्ट्री डेवलप हो गया। अब जहाँ पर ऐसा इंडस्ट्री है वहाँ पर आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो आपकी इंडस्ट्री सेटअप करा देंगे। तो खैर कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो आपको ट्रैवल ही दूसरी जगह कराने में दिक्कत हो तो वो भी आपको एक समस्या आएगी। इसके अलावा लाइसेंस है, पोल्यूशन कंट्रोल क्लियरेंस होंगे, कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लियरेंसेस होंगे, कुछ ऐसे फंड अरेंज करने की समस्याएं भी आपको आएंगी मैन्युफैक्चरिंग में, जो आपको अपनी यूनिट लगाएगी। बट एट द एंड ऑफ द डे जितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ लगी हैं इंडिया में, सबको ये प्रॉब्लम आई थी, सब ने स्टार्ट किया, सब कमा रहे हैं, सब अच्छे से मस्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सारी प्रॉब्लम्स किसी मैन्युफैक्चरिंग को रोक देती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी समस्या किसी आइडिया को रोक देती है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मनमोहन सिंह ने 1991 में भारत को उदारीकरण की तरफ मोड़ा था। उदारीकरण का मतलब लिबरलाइजेशन की तरफ, यानी मैं छोटा सा बेसिक बता दूं, 1991 से पहले कुछ ऐसे चीज़ें थी जिनको बनाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, और वो सिर्फ इंपोर्ट हो सकती थी या लाइसेंस से बिकते थे। फॉर एग्जांपल स्कूटर या रेडियो या टीवी। मनमोहन सिंह ने विदेशी पैसे को भारत में आने का रास्ता खोला और भारत को लिबरल कर दिया। और उन्होंने एक लाइन कही थी, वो लाइन बहुत शानदार थी, नो आइडिया
sorry, no power in this world could stop the idea whose time has come. पूरी दुनिया की कोई ताकत उस आइडिया को नहीं रोक सकती है जिसका टाइम आ चुका है। जिस आइडिया को एग्जीक्यूट होना है वो एग्जीक्यूट होके रहेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरफ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स पे आप सॉल्यूशन कर लोगे। मैं पॉइंट वाइज पॉइंट इंडस्ट्री वाइज प्रॉब्लम्स या सॉल्यूशंस कैसे आप सॉल्व करोगे वो आने वाले वीडियोस में शेयर करूँगा। बट कहने का मतलब ये था कि बिज़नेस करने के लिए कोई करोड़ रुपए नहीं चाहिए। बिज़नेस करने के लिए जैसा कि कुछ शाहरुख खान की फिल्मों से क्लियर हुआ है कि वी जस्ट नीड एन इंटेंट, एक इंटेंट चाहिए हमें, और बाकी रास्ते खुद खुल जाते हैं। हाँ, भगवान उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता करता है। बाहर निकलो, बिज़नेस करना ही है तो कर गुजरो, ज़्यादा सोचना नहीं है। बाकी भगवान और भारत गणराज्य आपकी हेल्प करेगा। हज़ारों ऑप्शंस आएंगे, ट्रस्ट में। 2024 के परिणाम कल आएंगे। ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ 3 जून को 10:15 बजे के आसपास। 4 जून 2024 को परिणाम आएंगे। उसके बाद आप देखिए इंडिया के अंदर कितने ऑप्शंस आएंगे। जय हिंद, थैंक यू।